जो पास हैं वो ज़्यादा बच्चे, बट कुछ बच्चे इसमें अभी भी फेल हैं। मतलब इस तरह के टेस्ट में फेल होना एक अपने आप में ही शर्मिंदगी की बात है कि मतलब इस तरह का फिजूल सा टेस्ट बच्चों वाला, उसमें आप फेल हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। अभी की गलतियाँ अफोर्डेबल हैं, फाइनल पेपर की गलतियाँ अफोर्डेबल नहीं हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आपके साथ ये पूरे का पूरा पेपर जो है वो मैं शेयर करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, वाइट बोर्ड पे लिखता हूँ कि आपने किसी भी क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है और किस तरह से आपने क्वेश्चन को लेके जाना है। अभी भी तकरीबन गालिबन 19 बच्चे थे जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया। 19 बच्चे थे जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया। आई डोंट नो वो कौन से बच्चे हैं। तो देखते हैं जी, आप सबके पास है पेपर? टेस्ट आपको रिटर्न हो जाते हैं अभी। इसमें स्टार्ट तो नहीं किया अभी, रहने दो। अभी आपको बेटा टेस्ट रिटर्न हो जाते हैं, ठीक है। और वो बस आपकी लिस्ट अपडेट हो रही है। ऐसा करते हैं, पहले इतनी देर क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, उसको सॉल्व करना, उसके बाद फिर हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। जब आपके पास आएंगे, आपके पास कम से कम सॉल्यूशन होगा, आप अपने साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन को। ज़रा टेस्ट का निकाल लीजिए ज़रा पेज, क्वेश्चन पेपर। बेटा आप बैठ जाया करो, आप क्यों खड़े रहते हो? चेयर ले आओ ना। तो कोई मसला नहीं, पीछे बैठ जाओ उनके। नहीं बेटा उस पे पीछे बैठ जाओ ना, पीछे बैठ जाओ पीछे, या आप थोड़ी सी चेयर पीछे कर लो और इनको आगे बैठने दो। अब बस ठीक है, आप बैठ जाओ इधर, ठीक है। ओके जी, सबके सामने है पेपर? किसी कोई बच्चा जिसके सामने पेपर ना हो? ओके जी, डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहले उसने कहा था जी, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लिस्ट द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लिस्ट का मतलब होता है आपने इसको एक्सप्लेन नहीं करना, आपने जस्ट इनके नाम लिखने हैं, ठीक है जी। वो 10 पॉइंट्स आपके पास कौन कौन से थे? हम यहाँ पे कह देते हैं कि जनाब एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सबसे पहला प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। नंबर 2 लॉफुल ऑब्जेक्टिव, लॉफुल कंसिडरेशन। एक मिनट, ये मार्कर जरा लें। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, intention to create legal relation, possibility to certainty, or not declared void, writing and registration। 10 हो गया एसेंशियल जी। तो
तो जनाब ये आपने इसको जस्ट ऐसे लिस्ट डाउन करना था। लिस्ट डाउन का मतलब होता है आपने इसको एक्सप्लेन नहीं करना, आपने जस्ट इसको लिखना है, लिस्ट डाउन करना है। ठीक है जी, ओके। अब आपकी बुक में जैसे मैंने बताया, आपकी बुक वाले ने 5 एसेंशियल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपको 10 एसेंशियल्स लिखने हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 10 एसेंशियल्स लिखे हुए हैं। आपकी बुक वाले ने वही एसेंशियल्स आगे पीछे डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। अगर आप 5 भी एसेंशियल्स लिखेंगे तो कम से कम बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं होगा, बट फॉर सेफ साइड 10 के 10 आपने एसेंशियल्स लिखने हैं, ओके जी। अच्छा, इसके बाद जनाब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 टिपिकल केस स्टडी का क्वेश्चन है जनाब, देखिएगा। A was badly in need of money and offered to sell his motorcycle worth 50,000 to B for rupees 10,000। A को पैसों की जरूरत थी, उसने B को ऑफर कर दी, जो उसकी 50,000 की मोटर बाइक थी, उसने कहा 10,000 में मेरे से परचेज कर लो। B एक्सेप्टेड द ऑफर बट बिफोर द मोटरसाइकिल कुड बी डिलीवर्ड। अब जैसे उसने एक्सेप्टेंस की तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया। अब मोटरसाइकिल की डिलीवरी से पहले क्या हुआ, A received another offer for rupees 35,000 and sold the motorcycle। ए ने क्या किया जी, 35,000 रुपए की उसने क्या कर दिया, मोटरसाइकिल को बेच दिया। ए रिफ्यूज टू कैरी आउट द कॉन्ट्रैक्ट विद बी ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ कंसीडरेशन। तो डज देयर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी। अब इसमें हमने लिखना क्या है, मैंने कहा था 3 चीजें इसमें लिखनी है। नंबर 1 आपके पास वर्डिक्ट या लीगल, कुछ भी आप लिख सकते हैं। एक चीज कौन सी है जी, वर्डिक्ट आपका डिसीजन। दूसरी चीज आपके पास क्या है, लीगल प्रोविजन। और तीसरी चीज आपके पास क्या है, रेलेवेंस। अब देखिए मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यस देयर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी। ये मैंने क्या दे दिया, ये मैंने दे दी अपनी जजमेंट, ठीक है। ये मेरा वर्डिक्ट हो गया, ये मेरी जजमेंट आ गई। चले जी, अब दूसरी चीज मैंने क्या बतानी हो, तो लीगल प्रोविजन। एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 a contract cannot be void due to inadequacy of consideration on account of कह लीजिए, ऑन ग्राउंड ऑफ कह लीजिए, ठीक है जी, ये लीगल टर्म्स हैं। ऑन अकाउंट ऑफ inadequacy of contract, consideration। ये मेरे पास आ गई लीगल प्रोविजन। सो इन दिस केस contract between A and B cannot be। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या था, उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी जनाब, एक तो उसने आपने बताना कि कॉन्ट्रैक्ट है, और अब उस केस में देखिए वो कहना क्या चाहता है। उसने कहा जी इनएडिक्वेसी की बेस पे जो है वो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर इन दिस केस ए, क्योंकि उसने जो टर्म उसने जो लिखी हुई है वही हम लोग कोशिश करेंगे टर्म यूज करें। इन दिस केस ए कैन नॉट रिफ्यूज टू कैरी, ठीक है, ए कैन नॉट रिफ्यूज टू कैरी आउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ inadequacy of consideration। देखिए मैंने कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाई, जो मैं उर्दू में बात कर रहा था उसी को मैंने क्या किया, अंग्रेजी में बात कर दी। अब देखिए ये 3-4 लाइनें हैं, 3-4 लाइनों से मुझे ये 3 नंबर मुझे मिल जाएंगे। अब ये 3-4 लाइनों में मैंने लिखा क्या है, नंबर 1 मेरा डिसीजन,
डिसीजन मैं एंड पे भी लिख सकता था, डिसीजन मैं पहले भी लिख सकता हूँ। नंबर 2 लीगल प्रोविजन, वो मैं कहीं पे भी लिख सकता हूँ। नंबर 3 रेलेवेंस, कि इस केस में क्योंकि लॉ ये हमें कहता है तो इस केस में क्या हो सकता है। हमें क्लियर बेटा, ये 3 चीजें ही सिर्फ आपने लिखनी है। और ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों का ठीक था, ठीक है। तो मैंने जो इसमें देखा है आपके पेपर, तो ज्यादातर बच्चों ने ये क्वेश्चन ठीक किया हुआ था। ज्यादातर बच्चों का क्वेश्चन नंबर 5 गलत था। जब मैं उसकी तरफ आऊंगा तो फिर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जी, ठीक है जी। ये जनाब हमारे पास 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं, कैंसिल करने की बात की ना, तो इसमें ना एक पॉइंट समझ में आया कि हम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे ना। देखिए बेटा, रिक्वायरमेंट्स जो हैं, रिक्वायरमेंट्स उसका आपने बड़ा ध्यान रखना है। आप लोगों ने अक्सर बच्चों ने रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं किया। आपने जस्ट एक चीज पढ़ी और उसके ऊपर जनाब आपने चढ़ाई कर दी, देखते रहे कि ऐसे की तैसे। और आप लोगों ने वो काम किया कि जो मैंने पहले दिन आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों से पूछता हूँ व्हाट्स योर नेम, और आप आगे से कहते हैं आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। आप लोगों ने वो काम किया, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट पढ़े बगैर आप जब किसी चीज का आंसर करेंगे तो यही प्रॉब्लम होगा। अब रेवोकेशन का यहाँ पे बेटा सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? डज देयर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी। हमने जैसे ही बताया हाँ जी। अब एग्जामिनर देखेगा कि जनाब इसने आंसर तो ठीक किया है, लेकिन किस बेस पे इसने आंसर ठीक किया, वो अगली बेस मेरी लीगल प्रोविजन है। अब रेवोकेशन, किस चीज की रेवोकेशन? ऑफर की या एक्सेप्टेंस की? किस चीज की रेवोकेशन आप बताना चाहती थी? एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन आप बताना चाहती थी? हाँ, नहीं हो सकती है। मैं कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए रेवोकेशन का सवाल ही पैदा क्यों होगा? ना उसने रेवोकेशन के बारे में पूछा, ना ही कोई सिनेरियो ऐसा है। कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, कॉन्ट्रैक्ट तो रिवोक होता ही नहीं है। रिवोक या तो ऑफर होगी या एक्सेप्टेंस होगी। जब ऑफर एक्सेप्ट होगी तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो कॉन्ट्रैक्ट रिवोक नहीं होता। तो आपके माइंड में कैसे रेवोकेशन आ गया? गॉट इट? समझ आ गई बात की? अच्छा जी, इज इट ओके? कोई मैंने मतलब रॉकेट साइंस, कोई मैंने ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं की जो आप लोगों को ना समझ आ रही हो। अच्छा जी, इसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों का प्रॉब्लम रहा है अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से। मतलब उनको आंसर आता तो था, लेकिन उन लोगों ने आंसर जो रिक्वायर्ड था, किसी ने बहुत लंबी चौड़ी बातें कर दी और किसी ने रेलेवेंट बात ही नहीं की। यानी कि रिक्वायरमेंट किसी ने फोकस ही नहीं किया रिक्वायरमेंट को, केस को ही एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। पॉइंट्स लिख दी, वही ना, मतलब केस को ही उन लोगों ने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि जनाब जैसे फॉर एग्जांपल अब इसमें एक बी पार्ट है जिसमें वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बेस पे एक मतलब वो पैसे देने का प्रॉमिस कर रही है बहन अपने भाई को। तो लोगों ने ये, एक बच्चे ने तो ये कह दिया लिखा हुआ पेपर में कि जनाब बहन जो है वो भाई को गिफ्ट दे सकती है और भाई बहन से गिफ्ट ले सकता है, तो लिहाजा ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक है। नहीं, उर्दू में लिखा हुआ, लिखा अंग्रेजी में था। मतलब कि व्हाट इज दिस यार। फिर कुछ बच्चों ने इसमें ये लिखा हुआ है कि जनाब ये जो इस केस के अंदर नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, इस केस में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, तो हमने पढ़ा था कि कंसिडरेशन जो होती है वो पास्ट कंसिडरेशन भी हो सकती है, प्रेजेंट कंसिडरेशन भी हो सकती है, फ्यूचर कंसिडरेशन भी हो सकती है। और क्योंकि यहाँ पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, यहाँ पे लिहाजा कंसिडरेशन के बगैर ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक होगा। आई डोंट नो, पता नहीं। अब मतलब कि एग्जैक्टली क्या क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है कि मैं पेपर चेक नहीं करता। आगे जी, हाँ सही बात है। आगे जी, अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 को बेटा देखिए। बेटा चीजें आप सबको आती हैं, आप जिन चीजों के ऊपर आप फोकस नहीं करते वो आपकी रिक्वायरमेंट है। पिछले पेपर में भी मैंने आपसे कहा था कि अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस करें। अभी फिर मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस करें, और इंशाल्लाह मैं आगे भी कहता रहूंगा, जब तक आप अपनी रिक्वायरमेंट को फोकस नहीं करते तब तक आप लोगों का पेपर अच्छा नहीं हो सकता। अब सबसे ज्यादा जो मार्क्स हैं वो 17 मार्क्स हैं आउट ऑफ 20। 17 नंबर, पता नहीं किसके अभी लिस्ट आएगी तो 17 या 18 नंबर है, लिस्ट आएगी तो पता चल जाएगा। जो सबसे कम मार्क्स हैं मेरा ख्याल है वो 4 या 5 नंबर है गालिबन। अब इसका मतलब क्या है कि इस क्लास में वो वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं जिनको आता है और वो वाले बच्चे भी बैठे हैं जिनको नहीं आता।
जिनको कुछ भी नहीं आता, वो उन बब्बर शेरों ने ये हरकत की हुई है, ये वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी की सारी। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, इन केस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। अब ये नीचे उन्होंने सिचुएशंस बताई हैं, आपने सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है या कुछ और एक्सप्लेन करना है, अब उसकी रिक्वायरमेंट आगे है। स्टेट द कंडीशंस, आपने क्या बताना है, कंडीशंस बतानी है, एज स्पेसिफाइड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विच मस्ट बी फुलफिल्ड टू मेक अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। मतलब उसने कहा जनाब ये सिचुएशन आपके सामने है, इन सिचुएशंस में कुछ कंडीशंस लगना जरूरी है कि वो अगर एसेंशियल्स होंगे, वो कंडीशंस होंगी तो ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। वो कंडीशंस आपने बतानी है, इस केस को आपने एक्सप्लेन करना शुरू नहीं हो जाना, ठीक है। अब पहला केस क्या है जी, पहला केस है जनाब फरवरी 2014, राहील प्रॉमिस टू पे 3 लाख रुपए टू समीर अगेंस्ट अ डेट ऑफ ₹5 लाख विच वाज ड्यू फॉर पेमेंट इन मार्च 2010। अब यहां पे देखिए मार्च 2010 में 5 लाख रुपए देने थे, लेकिन भाई साहब ने नहीं दिए, 3 साल का टाइम गुजर चुका है, 2014 में आके भाई साहब ने कहा जी मैं आपको पैसे दे दूंगा, इसका प्रॉमिस किया। अब ये एक सिचुएशन उसने बताई है, इस सिचुएशन के अंदर आप लोगों ने ये एक्सप्लेन करना था कि कौन सी कंडीशन फुलफिल होंगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक होगा। तो यहां पे क्या है, सिंपली ये टाइम बार डेट है, और टाइम बार डेट को पे होली या पार्शली करने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड इट मस्ट बी साइंड बाय डेटर और हिज ऑथराइज्ड एजेंट। इसी चीज को आपने अंग्रेजी में लिखना था, मैं इसको लिख देता हूं अंग्रेजी में ताकि आप लोगों को जो है ना अच्छा। अब देखिए यहां पे मैंने पहले वर्डिक्ट लिखा था, अब यहां से वो यहां पे मेरे से वो वर्डिक्ट नहीं पूछ रहा, यहां पे मेरे से वो कंडीशन पूछ रहा है। अब कंडीशन लिखने के लिए मुझे जो कंडीशन जिस सीक्वेंस में आती हैं या जिस तरीके से कंडीशन लिख सकते हैं मुझे वैसे लिखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं यहां पे कहता हूं जनाब 3A है, इसको मैं कहता हूं कि इट इज प्रॉमिस टू कंपनसेट a time barred debt। अब यहां पे जरूरी नहीं है कि टाइम बार्ड डेट की डेफिनेशन लिखना शुरू कर दो अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन, कि अगर 3 साल गुजर गए हैं तो फिर वो टाइम बार्ड, ये नहीं लिखना आपने। उसने सिचुएशन आपको बता दी तो आपने सिंपली क्या करना जनाब, ये प्रॉमिस किस चीज का है, इट इज प्रॉमिस टू कंपनसेट अ टाइम बार्ड डेट, ठीक है जी। अब यहां पे हम आगे लिखेंगे कंडीशन के एग्रीमेंट या एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 an agreement to compensate time barred debt it must be in writing and signed by debtor or his authorized agent in this behalf। That's it। क्या It should be a promise to compensate। नहीं, ये दूसरा वर्ड बुक पे लिखा है, मैं खुद से नहीं कह। हाँ बताएं क्या है, It should be a promise to compensate। हाँ क्या, Past debt। Whole year first। an agreement to compensate time barred debt, ठीक है जी। It must be in writing and signed by debtor or his authorized agent। अब वो 2 पॉइंट बुक वाले ने इस तरह से लिखे हैं कि जनाब इस तरह के जो प्रॉमिस, कौन से प्रॉमिस कि राइटिंग में होने चाहिए और डेटर से साइन करना चाहिए, और ये प्रॉमिस होना चाहिए टाइम बार डेट को पे करने के लिए। तो मैंने टाइम बार डेट पहले लिख दिया,
ओके तो ये जो आपके पास इस तरह के लैंग्वेज में इजी वर्ड्स में आप लिख सकते हैं, लेकिन लीगल लैंग्वेज आपने यूज करना है। यहाँ पे मटेरियल वर्ड्स कौन से हैं? एक तो टाइम बार डेट, ठीक है जी। दूसरा मटेरियल वर्ड आपके पास कौन सा जनाब? हम कहते हैं जी कंपनसेट, टाइम बार डेट, इट मस्ट बी। अच्छा, अब यहाँ पे एक टर्म होती है शुड बी और एक टर्म होती है मस्ट बी। जहाँ पे कानून कंडीशन लगाता है वहां पे मस्ट बी आना चाहिए, बाकी तमाम केसेस में आप शुड भी लगा सकते हैं, ठीक है। जहां पे कंडीशन लग रही है वहां पे आप क्या लगाएंगे? मस्ट बी, कि लाजमी ये होना चाहिए। क्लियर? तो जनाब इतने सा आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। क्लियर? अब अगला केस देखिए, दूसरे सिचुएशन में भी अभी कंडीशन के बारे में आपसे पूछ रहा है, आपका डिसीजन नहीं पूछ रहा कि ये कैसी सिचुएशन है, क्या एग्रीमेंट है, ठीक है गलत है, ये नहीं पूछ रहा। वो कह रहा है कि इसको ठीक एग्रीमेंट बनाने के लिए कौन सी कंडीशन जरूरी है। तो देखें जनाब ये सिचुएशन है कौन सी? शाजिया प्रॉमिस टू पे 1 लाख टू हर ब्रदर राउफ ऑन अकाउंट ऑफ हिज यूनिवर्सिटी फीस फॉर 3 years। ठीक है, तो ये कौन सा प्रॉमिस है जनाब? ये प्रॉमिस या एग्रीमेंट है किस चीज का? नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे किया हुआ। और नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे किए हुए प्रॉमिस को बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको राइटिंग में होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन में होना चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन अलग से नहीं लिखेंगे कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे होना चाहिए, क्योंकि हम ऊपर इसका तज़किरा कर चुके हैं, ठीक है जी। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3B को इट इज अ प्रॉमिस made on account of natural love and affection। अब यहां पे आपने ये नहीं लिखना है जनाब नेचुरल लव एंड अफेक्शन के लिए पार्टीज का जो है वो नियर रिलेशनशिप में होना जरूरी है। अब उसने सिचुएशन आपको बता दिया कि भाई साहब वो बहन भाई हैं, तो ऑलरेडी उसने बताया हुआ है कि आपके पास नियर रिलेशनशिप उनके दरमियान है। आपने जस्ट ये बताना है कि कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिनका होना जरूरी है कि ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। तो हम क्या कहेंगे? जब हमने बता दिया कि जनाब ये क्योंकि बहन भाई का एग्रीमेंट है तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे ये प्रॉमिस है, ठीक है। अब यहां पे हम लिखेंगे एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 an agreement made on account of natural love and affection is valid या binding if it is in writing and registered under the law। That's it, ठीक है जी। ओके, एक ये सिंपल वर्ड्स हैं। एक दूसरा तरीकेकार जो आपने पढ़ा हुआ था, जैसे आपने बुक में पढ़ा हुआ है, आप उसको एज इट इज भी लिख सकते हैं, कंडीशन भी लिख सकते हैं। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे आपने कोई फैसला नहीं सुनाना, यहाँ पे आपने जस्ट कंडीशंस के बारे में बताना और वो कंडीशंस हमने बता दी हुई है। क्लियर जी? अब इसके बाद जनाब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जनाब हमारे पास आ रहा है एमसीक्यूज का। एमसीक्यूज हम देख लेते हैं जनाब क्या कहता है जी हमें एमसीक्यूज। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। मोस्ट एप्रोप्रिएट का मतलब जानते हैं ना आप लोग? वेरी गुड। रामलाल एन एडल्ट सेड टू मुन्ना अ माइनर, आई विल नॉट पे द कमीशन आई प्रॉमिस्ड यू फॉर सेलिंग माई मैगजीन्स। मैं जो मैंने प्रॉमिस किया था ना कि मेरे मैगजीन बेचो तो मैं तुम्हें कमीशन दूंगा, तो मैं तुम्हें कोई कमीशन नहीं दे रहा। यू आर माइनर एंड कैन नॉट फोर्स मी टू पे। तुम कौन हो? माइनर हो तो मुझे फोर्स नहीं कर सकते। अब इसने इतनी जरूरत उसके अंदर कहां से आई? क्योंकि उसको पता है कि एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। लेकिन हमने क्या कहा था? इन फेवर ऑफ माइनर। ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक होता है। तो मुझे बताइए इन दिस केस क्या माइनर जो है वो कमीशन रिकवर कर सकते हैं? अब ऑप्शन 1 है जनाब, माइनर शुड फॉर्ज द कमीशन। फॉर्ज का मतलब होता है जिसको गड़बड़ करना, मैनिपुलेट करना, ठीक है जी। क्या कमीशन को खुर्द-बुर्द कर सकता है?
नहीं कर सकता, मतलब वो खुद से कमीशन काट सकता है, खुद बुद नहीं कर सकता। कैन रिकवर द कमीशन, बाय लॉ वो रिकवर कर सकता है। माइनर शुड वेट फॉर अटेनिंग द मेजॉरिटी, माइनर शुड लर्न दैट नॉट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद मेजर, उसको सबक सीखना चाहिए कि मेजर के साथ किसी किस्म का पंगा, बेशक वो आर्मी का मेजर हो या हाँ जी एज वाला मेजर हो। आगे जी, इसके बाद देखिए जनाब, एन एग्रीमेंट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज enforceable if certain conditions are fulfilled, enforceable by law at the option of aggrieved party, both parties not enforceable. Sorry? कोई बात नहीं। आगे जी प्लीज देखिएगा, देखिएगा भाई, एक्सक्यूज मी। बिग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो तकरीबन सब कई गलत है। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने एक मिस्टेक की है, और वो मिस्टेक है आपकी अंडरस्टैंडिंग की, आपकी रिक्वायरमेंट्स की। चलो ये तो समझ में आता ना कि ठीक है भाई इनमें कंडीशन लगानी थी, कुछ बच्चों ने कंडीशन एक्सप्लेन प्रॉपरली नहीं कर पाए तो समझ आ जाता है। बट इस क्वेश्चन के अंदर तकरीबन हर बच्चे ने कॉमन मिस्टेक की है, और वो कॉमन मिस्टेक ये है कि आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं है। आपने जस्ट 2 चीजें पढ़ी हैं, एज ऑफ मेजॉरिटी और साउंड माइंडनेस। अब वो साउंडनेस ऑफ माइंड, ये एज ऑफ मेजॉरिटी, इसको आपने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। इसको एक्सप्लेन नहीं करना था। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और फिर इसको देखते हैं जनाब। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एवरी पर्सन, अब ये बता रहा है आपको, अभी उसने कुछ पूछा नहीं है, अभी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड। ये उसने आपको बताया है कि जो मेजर हो, जो साउंड माइंड हो, वो क्या कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ये उसने आपको बताया। अब आ रही है उसकी रिक्वायरमेंट। डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस। डिस्क्राइब का मतलब होता है आपने थोड़ा सा इसको ब्रीफली डिटेल में बताना है, ठीक है जी। डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस इन विच अ पर्सन मे नॉट बी एबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट डिस्पाइट मीटिंग द अबव कंडीशंस। मतलब कि जनाब ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल होने के बावजूद कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मतलब एक बंदा मेजर है, एक बंदा साउंड माइंड है, लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जी। कौन सी सिचुएशन है? डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अब वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में कितने लोग थे? 4 लोग थे। कौन कौन से? एलियन एनिमी, उसके बाद फॉरेन एम्बेसडर, उसके बाद इंसॉल्वेंट, उसके बाद कन्विक्टेड पर्सन। कन्विक्टेड बाय लॉ, कन्विक्टेड नॉट कन्विक्ट पर्सन, कन्विक्टेड एडजेक्टिव है, ठीक है जी। कन्विक्टेड पर्सन, यहाँ पे कन्विक्टेड जो है वो एडजेक्टिव है। समझ रहे बात को भाई? यहाँ पे कॉमन मिस्टेक आप लोगों ने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में कर दी, जो कि आप लोगों को अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते, थोड़ा सा सोचते, उसके बाद इसको सॉल्व करते, तो आप लोगों से ये मिस्टेक शायद ना होती। बेटा फाइनल में भी ऐसे ही होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। फाइनल में हमें जल्दबाजी होती है कि जनाब हम फटाफट क्वेश्चन करें और घर को जाएं। क्वेश्चन पढ़ा, बहुत आसान है, अच्छा तो माइनर के बारे में पूछा, इसको तो जनाब हमने डिटेल में पढ़ा हुआ था। भाई माइनर के बारे में उसने बताया है, रिक्वायरमेंट पढ़िए कि किस चीज की रिक्वायरमेंट कर रहा है, ठीक है। और बच्चे जनाब कहते हैं कि